गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम कक्षा 11 की गणित की चर्चा कर रहे हैं। कक्षा 11 की गणित में मैंने आपको 4-5 क्लास लगाई थी। उसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दी थी। दोस्तों, तब मेरे पास बुक नहीं थी। मेरे पास अब इस टाइम नई वाली जो बुक है आपकी अवेलेबल है। तो मैं अब आपकी पहली प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली प्रश्नावली है आपकी समुच्चय। आपकी पहली प्रश्नावली का नाम क्या है? समुच्चय, जिसको अंग्रेजी में हम सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेट्स बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो पहली प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली समझने की ज़्यादा है, थ्योरेटिकल है, क्वेश्चंस कम होते हैं, समझने का मैटर ज़्यादा होता है। तो बस आपको क्या करना है, जो भी मैं नोट्स बनवाऊँ, जो भी मैं यहाँ लिखूँ, उसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, अब हम बात करेंगे समुच्चय कि समुच्चय होता क्या है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समुच्चय की कि समुच्चय होता क्या है। तो दोस्तों, अभी मैं परिभाषा नहीं बता रहा, पहले मैं आपको कुछ उदाहरण लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब बात समझो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ एक ताश की गड्डी, ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूँ एक ताश की गड्डी, एक ताश की गड्डी। अब दोस्तों, गड्डी का मतलब क्या हो गया? एक ताश की गड्डी। मैंने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि गड्डी में कितने पत्ते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोचिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि एक ताश की गड्डी, बताइए कितने पत्ते होंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। कितने पत्ते होंगे? 52 पत्ते होंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं लिखता हूँ एक ताश की गड्डी, तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर पत्ते कितने होंगे, 52। ये हर इंसान जानता है कि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। मैं लिख रहा हूँ एक क्रिकेट टीम। ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या लिखा है? एक क्रिकेट टीम। अब दोस्तों, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। सभी जानते हो आप, सही सोच रहे हो। आपने जो सोचा है अभी अभी बिल्कुल सही सोचा है। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। तो दोस्तों ध्यान देना, समुच्चय की परिभाषा भी इसी प्रकार इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो देखिए, मैं समुच्चय की परिभाषा लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित, ध्यान देना दोस्तों, सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ध्यान देना, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ध्यान से देखिए, तो वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सुपरिभाषित संग्रह एक शब्द आया है। इसका मतलब समझेंगे कि हम सुपरिभाषित संग्रह से मतलब क्या है। संग्रह का मतलब दोस्तों आप सभी जानते हो, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। जानते हो ना आप सभी, संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो मतलब इकट्ठा करो किनको? वस्तुओं को। वस्तुओं को इस प्रकार इकट्ठा करो कि वो उसकी एक परिभाषा बन जाए। क्या बन जाए? एक सुपरिभाषित, मतलब एक फिक्स परिभाषा बन जाए। जैसे कि मैंने 52 ताश को इस प्रकार से इकट्ठा किया कि उनकी एक परिभाषा बनी। क्या? कि 52 ताश के पत्तों को हम क्या बोलते हैं? एक ताश की गड्डी बोलते हैं ना। ऐसे ही मैंने एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को इस प्रकार इकट्ठा किया कि इनकी एक परिभाषा बन गई, और वो परिभाषा क्या है कि 11 खिलाड़ियों को हम क्या बोलते हैं? एक क्रिकेट टीम बोलते हैं। बात आ रही है दोस्तों समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ, जब बात हो टीम की, क्रिकेट टीम की, तो खिलाड़ियों की संख्या स्वतः ही निकाल सकते हैं। बिना यहाँ लिखे आप बता सकते हो कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। तो दोस्तों, ये परिभाषित हुआ या नहीं हुआ? ये संग्रह है, ये खिलाड़ियों का संग्रह है, और ये खिलाड़ियों का संग्रह जो है वो परिभाषित है।
परिभाषित है तभी तो आप बता पा रहे हो कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी। तभी तो आप बता पा रहे हो कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार जितनी भी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान देना, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। एक और उदाहरण ले सकते हो, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। देखिए ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है और ये तीसरा उदाहरण है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो दोस्तों एक बात देखिए, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं आप गिन के तुरंत बता सकते हो ना। देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो होती है हर कक्षा में अलग अलग होती है, लेकिन आप जिस कक्षा में बैठे हो, मैं आपसे कहूँ कि आप खड़े होइए और मुझे बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मान लीजिए उस समय कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो जैसे कि मैंने अलग अलग विद्यार्थियों से पूछा, तो जैसे मैंने 4 अलग अलग विद्यार्थियों से पूछा तो चारों विद्यार्थियों का जवाब क्या रहेगा, 40। क्या रहेगा, 40 ही तो रहेगा, क्योंकि हमारी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। तो ये जो 40 है ये कैसा संग्रह है, विद्यार्थियों का संग्रह तो है, लेकिन ये कैसा है, सुपरिभाषित है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का एक जैसा उत्तर है 40। यहाँ पर भी देख सकते हो दोस्तों, जब मैं एक ताश की गड्डी बोलता हूँ तो किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए वो कितने पत्ते बताएगा, 52 ही बताएगा, ना तो इससे कम बताएगा कोई, ना ही इससे ज़्यादा बताएगा, फिक्स बताएगा। कितना बताएगा, 52। जैसे कि मैं किसी से पूछूं कि एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं, तो किसी से भी पूछ लो सभी के उत्तर क्या रहेगा, 11 खिलाड़ी हैं। क्यों, क्योंकि इसकी एक अपनी परिभाषा है कि क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, इसके उदाहरण में ही आपको परिभाषा छुपी हुई है। जितने ज़्यादा इसके उदाहरण आप समझोगे उतनी ही ज़्यादा ये समझ में आती है। और समझिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ भारत में उपस्थित नदियाँ, तो दोस्तों बताइए भारत में नदियों का जो संग्रह है क्या वो सुपरिभाषित है या नहीं। लगाइए दिमाग, बताइए। जैसे कि मान लीजिए आप किताबें पढ़ते हो और मान लीजिए किसी किताब में आपने पढ़ा कि भारत के अंदर 995 नदियां हैं टोटल। कितनी हैं, 995। मान लीजिए पूरे भारत के अंदर कितनी नदियां हैं, 995 नदियां हैं। तो बताइए क्या ये मैंने जैसे 4 अलग अलग आदमियों से पूछा, 4 अलग अलग आदमियों से पूछा, तो चारों आदमियों का जवाब क्या रहेगा, भारत में उपस्थित नदियों का संग्रह कितनी नदियां हैं, 995। क्या ये जवाब चारों अलग अलग देंगे या एक जैसे देंगे, एक जैसे देंगे। क्यों, क्योंकि नदियां जो हैं घटती बढ़ती थोड़ी ना है, जितनी नदियां हैं भारत में उतनी तो बताएंगे। तो चारों का मतलब सभी का जवाब कितना रहेगा, 995 रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भारत में उपस्थित नदियों का संग्रह है कैसा है, सुपरिभाषित है। इसीलिए नदियों का संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। एक ताश की गड्डी 52 पत्तों का जो संग्रह है वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक परिभाषा है। 11 खिलाड़ियों का संग्रह जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सुपरिभाषित कहलाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्याओं का जो संग्रह होता है वो कैसा है, सुपरिभाषित है। तो ये भी क्या है, समुच्चय कहलाएगा। तो दोस्तों आप एक बार ये डेफिनेशन लिखेंगे। कैसे लिखना है, सबसे पहले समुच्चय हेडिंग डाल करके डेफिनेशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल में आपको ये बताना है कौन कौन से। जैसे कि एक ताश की गड्डी का संग्रह कितने पत्ते होते हैं उसके अंदर, 52। फिर दूसरा उदाहरण, एक क्रिकेट टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। फिक्स है ना। कक्षा में जैसे जिस कक्षा में आप बैठे हो उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है वो तो फिक्स रहेगी ना। तो कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, ये भी कैसा संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से बैठ कर के घर में उतारते रहना। तो ले लीजिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट। देखिए आगे देखिए, मैं थोड़ा सा और इसके अंदर बता रहा हूँ और उदाहरण ले रहा हूँ।
ताकि और आपको इसमें समझ में आए, क्योंकि दोस्तों जितने उदाहरण आप इसमें समझोगे ये उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखना। जैसे कि मैं बात करूं भारत में 4 सबसे बेहतर, भारत में 4 सबसे बेहतर खिलाड़ियों का संग्रह, ध्यान देना दोस्तों, खिलाड़ियों का संग्रह, बताइए क्या यह संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं। तो दोस्तों आपको अभी ये सवाल समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि क्या इसका उत्तर क्या दें, तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने 4 अलग अलग आदमियों को खड़ा करा, ठीक है, एक से पूछा, मैंने उससे पूछा कि बताओ 4 सबसे बढ़िया खिलाड़ी बताओ भारत के। तो देखिए वो 4 खिलाड़ियों के नाम तो बताएगा, लेकिन देखो उसने 4 खिलाड़ियों के नाम बताए, जो भी बताए 4 खिलाड़ियों के नाम बता दिए। अब मैं दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, उसने भी 4 खिलाड़ियों के नाम बता दिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं चारों व्यक्तियों से जितने भी आदमियों से मैं पूछूं, क्या इन चारों का जवाब एक जैसा रहेगा? जो 4 खिलाड़ी ये बताएगा बढ़िया, क्या वो 4 खिलाड़ी ये भी यही बताएगा? क्या वो 4 खिलाड़ियों के नाम ये भी यही बताएगा? बच्चों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो बढ़िया खिलाड़ी है, किसी की नज़र में सचिन तेंदुलकर बढ़िया खिलाड़ी है, किसी की नज़र में कोहली बढ़िया खिलाड़ी है, तो सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है। कोई किस प्रकार किसी को पसंद करता है, कोई किसी को बॉलिंग पसंद है, किसी को बैटिंग पसंद है, कोई बैटिंग वाले खिलाड़ियों को बता देगा, कोई बॉलिंग वाले खिलाड़ियों को बता देगा। तो दोस्तों सभी के जवाब जो इसमें मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं, एक जैसे नहीं मिलते ना। तो जवाब अलग अलग मिलने की वजह से ये जो संग्रह होगा 4 खिलाड़ियों का, ये परिभाषित होगा, सुपरिभाषित होगा या नहीं? नहीं होगा। अगर ये संग्रह सुपरिभाषित होता तो दोस्तों ये चारों खिलाड़ियों के जवाब सभी के एक जैसे होते। समझ पा रहे हो मेरी बात? चारों खिलाड़ियों के जवाब जो होते, मतलब ये चारों खिलाड़ी जो भी वो बताते, वो सबका जवाब कैसा होता? एक जैसा होता। लेकिन सबका जवाब अलग अलग होने की वजह से ये जो संग्रह है 4 खिलाड़ियों का, ये सुपरिभाषित नहीं है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो ध्यान देना, ध्यान रखो इस चीज़ को। अगर मैं अब मोटे मोटे तौर पर थोड़ा सा एक दूसरा निष्कर्ष बताऊं परिभाषा से हटके, तो ध्यान देना, वह संग्रह, वस्तुओं का वह संग्रह जिसमें सभी का जवाब एक जैसा हो, वो कैसा होता है? सुपरिभाषित होता है। मैं बात कर रहा हूँ सुपरिभाषित शब्द की, कि संग्रह तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी संग्रह सुपरिभाषित संग्रह कब होता है? हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि कोई भी संग्रह सुपरिभाषित संग्रह कब होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वस्तुओं का वह संग्रह जिसमें सभी का जवाब एक जैसा रहे, उस संग्रह के लिए सभी का जवाब जब एक जैसा रहता है तो वो संग्रह दोस्तों हमारा कौन सा होता है? सुपरिभाषित संग्रह होता है। और हम सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको सुपरिभाषित संग्रह मतलब समुच्चय की परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे। अच्छा, और उदाहरण भी आप देख सकते हो। अब जैसे कि मैं कहना चाहूँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ध्यान देना दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, मैं केवल इतना ही बोल रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसे जितने भी विद्यार्थियों से पूछूंगा सभी का जवाब यही तो रहेगा, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा कोई और जवाब रहेगा क्या किसी का? नहीं रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो एक बात बताइए, जितने भी विद्यार्थियों से मैं पूछूंगा सभी का जवाब यही रहेगा? नहीं रहेगा? यही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह है वो कैसा है? सुपरिभाषित है। और हम सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
समुच्चय बोलते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह क्या हुआ? समुच्चय हुआ। क्या हुआ? समुच्चय हुआ। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, आप ये इस वाले उदाहरण को भी लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं कुछ ऐसे उदाहरणों की बात कर रहा हूं जिनको आप 10वीं कक्षा में पढ़ कर तो आए हो, लेकिन उनका मतलब नहीं जानते हो। 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है आपने। देखिए दोस्तों, आपने 9वीं कक्षा में ये पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्याएं। पढ़ा है दोस्तों आपने प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक रहती हैं? ये अनंत तक रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, किसी भी विद्यार्थी से पूछ लूँ, सभी का जवाब यही रहेगा नहीं रहेगा? मैं पूछूं कि बताइए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो सभी विद्यार्थी यही तो बोलेंगे, सर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, यही बोलेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होता है वो क्या होता है? समुच्चय होता है। क्या होता है? समुच्चय होता है। तो दोस्तों अभी मैं इस चीज़ को बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज़ छूट गई है, वो बता रहा हूँ। देखिए, समुच्चय की परिभाषा तो यही होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। दोस्तों समुच्चय को ध्यान देना, समुच्चय को मंजिले ब्रैकेट, ध्यान से देखना, इसको हम कौन सा ब्रैकेट लिखते हैं? कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? मंजिला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं दोस्तों? मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं। मंजिले ब्रैकेट, देखिए समुच्चय को मंजिले ब्रैकेट में, समुच्चय को नहीं के अवयवों को, ध्यान से देखना दोस्तों। अभी मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। उदाहरण से देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो आप यही लिखोगे, है ना। तो ध्यान देना, ये क्या है? संग्रह है, तो इसका मतलब ये समुच्चय है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो अवयव ये जो होते हैं, जो मैंने लिखा है, ये समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे ये लिखा, ये क्या है? समुच्चय के अवयव हैं। और जैसे मैंने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा, है ना, ये भी क्या हुआ? ये जो संख्याएं हैं ये क्या हैं? समुच्चय के अवयव। और समुच्चय को लिखने का तरीका होता है मंजिले ब्रैकेट में। इन अवयवों को हम किस में लिखते हैं? मंजिले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मंजिले ब्रैकेट के अंदर। ये दोस्तों मंजिला ब्रैकेट होता है। कौन सा ब्रैकेट होता है ये? आज तक आपने ये छोटा ब्रैकेट पढ़ा होगा या आपने ये बड़ा ब्रैकेट पढ़ा होगा। दोस्तों ये तीसरा ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को हम मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में होता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये बीच का है। मंजिले का मतलब होता है बीच का, तो इसे मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं। तो समुच्चय को, समुच्चय के, ये जो समुच्चय में लिखे जाने वाले जो ये होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। और समुच्चय के अवयवों को किस में लिखते हैं? मंजिले ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मंजिले ब्रैकेट में। और एक बात, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मैं इसको ए लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको बी लिख दो कैपिटल अक्षर में। और ध्यान रखना दोस्तों, समुच्चय के जो अवयव होते हैं उन्हें हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे हैं उन्हें किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम जो अक्षर काम में लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के, वो कैसे लेंगे? बड़े। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो ध्यान देना दोस्तों, मैं इसको लिख रहा हूं। देखिए, एरो का साइन डाल के लिखेंगे, समुच्चय में
समुच्चय में लिखे जाने वाली वस्तुओं को अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय के अंदर जो हम वस्तुएं लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें अवयव कहते हैं। और देखिए, समुच्चय को अंग्रेजी समुच्चय, देखिए समुच्चय के अवयवों को, इन जिन अवयवों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। समुच्चय के जो अवयव जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं उन्हें किससे लिखते हैं? छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। अगला, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए दोस्तों, ध्यान देना, समुच्चय के अवयवों को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ध्यान देना, समुच्चय में अवयवों की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, इसको मैं कल समझाऊंगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो आज के लिए ये जो पढ़ा है दोस्तों, इसको घर पे थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है और समझना है। अगर फिर हम कल फिर चर्चा करेंगे इस पर, थोड़ा सा फिर से चर्चा करेंगे। तो आज इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। नई चीज़ है दोस्तों, थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन ये आसान भी है, लेकिन नई है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, तो कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।